हेलो गाइस, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूनिक कोचिंग सेंटर स्वप्निल मौर्य। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगे तो बेल आइकन करें और हमारे लाइक कमेंट जरूर करें। हम क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न बायोलॉजी सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अगर आपको क्लास 9th 10th 11th 12th अन्य किसी सब्जेक्ट की नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेरे लिंक पर या मेरे बैनर पर जाकर नंबर लीजिए और व्हाट्सएप करिए। आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग सेकेंड पार्ट बायोलॉजी का देखा जाए, सेकेंड पार्ट में है क्या चीज़। स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं? मतलब जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अब देखिए स्वपरागण की युक्तियाँ क्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। स्वपरागण के लिए पादपों में विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ होती है। कितने प्रकार की होती है? विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ होती है। कौन कौन होती है? कौन कौन होती है? जैसे आपका हो जाएगा द्विलिंगी पुष्प, अर्थात दोनों जननांग पुंकेसर या स्त्रीकेसर एक ही पुष्प के विद्यमान होते हैं। मतलब इसमें से क्या क्या हो सकते हैं? पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही पुष्प के विद्यमान होते हैं। जैसे हो जाएगा कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी भी पुष्प का धारण नहीं करते हैं, जिसे निम्नलिखित पुष्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्नलिखित पुष्प कहा जाता है। देखिए कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, वो आप क्या करते हैं? पुष्प का धारण ही नहीं करते हैं कभी, मतलब वो कभी पुष्प का धारण नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाते हैं? निम्नलिखित पुष्प कहा जाता है। जैसे हो जाएगा गुलमेहदी, डोसेरा, ये सब ऐसे पुष्प होते हैं कि द्विलिंगी होने के बावजूद भी यह पुष्प का धारण कभी नहीं करते हैं। जैसे कोमेलिना, बायोला इत्यादि पुष्प ऐसे होते हैं जो उमिलित तथा अनुमिलित दोनों प्रकार के हो सकता है। मतलब ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन? उमिलित या अनुमिलित दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं। ये नहीं निश्चित है कि एक ही प्रकार का होगा। स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं? अब हम इसमें देखेंगे स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं। स्वपरागण के लाभ देखा जाए क्या क्या चीज़ होते हैं। स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंश चलता है। जैसे स्वपरागण होता है, उनका वंश जो चलने वाला होता है वह शुद्ध प्रकार से चलता है। इसमें परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहता है। मतलब ये जो परागण होगा ये दूसरे पादपों पर निर्भर कभी नहीं कर सकता है। इसमें अधिक परागण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें क्या, अधिक जो परागण होगा उसकी अधिक आवश्यकता नहीं हो सकती, मतलब ये कम में भी हो जाएगा इसका कार्य। स्वपरागण की हानियाँ क्या क्या होती हैं? अब इसकी हानियाँ के बारे में देखा जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता बीमारियाँ इसमें स्थानांतरित होती रहती है। मतलब इनके जो आनुवंशिकता है, इनकी बीमारियाँ क्या होगी? स्थानांतरित होती रहेगी, जिसमें उत्पन्न बीजों की संख्या कम, पहले दुबले, भार में हल्के तथा कमज़ोर हो सकते हैं। मतलब इसमें कहा जाएगा कि हल्के भी हो सकते हैं, दुबले भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं और कमज़ोर भी हो सकते हैं। ऐसे भी शीघ्र नहीं पकते हैं। जैसे और इनकी जो पूर्ण अवस्था होती है ये कभी नहीं हो सकती है। जैसे देखा जाएगा ऐसे बीज श्रेणी के नहीं होते। मतलब ऐसी जो बीज श्रेणी होगा कभी हो ही नहीं सकता है। जैसे देखिए इसमें बताया जाएगा इनकी जो हानियाँ क्या क्या कारण है। अगर इनकी जो कमज़ोर होगा और दुबले भी होंगे और हल्के भी होंगे तो ये अपना स्वपरागण की उत्पत्ति या मतलब अपना जो पीढ़ी होगी वो कभी आनुवंशिकता रूप से नहीं कर पाएंगी। उनके अंदर कोई ना कोई कमियां रह जाएगी। अगर वही कमज़ोर नहीं होते हैं और तंदुरुस्त होते हैं, हर एक चीज़ में पूर्ण अवस्था होती, तो उनकी जो विधियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? वह स्वपरागण का निर्माण कर सकते हैं। देखिए परपरागण में जैसे इनका जो परपरागण होगा, अगर ये अपने ही पुष्प पर अपने ही पर क्रिया करेंगे तो ये स्वपरागण होगा। ठीक है, जैसे इनका
जो परागण है अगर इन्हीं के पुष्प पर कार्य करेगा तो यह स्वपरागण होगा। लेकिन यह परागण अगर दूसरे इसी जाति पर या किसी भी अन्य की जाति का हो, अगर इस पर कार्य करेगा तो यह क्या होगा, पर परागण। मतलब जो अपने से, जो अपने क्रिया पर, अपने पर खुद पर ही कार्य करता हो तो वह स्वपरागण के अंतर्गत आएगा। लेकिन इनका जो पर परागण होगा कैसे होगा, जब ये दूसरे पर क्रिया करेगा तो इसका क्या कार्य होगा, पर परागण होगा। ये नहीं कि ये इसी जाति का हो, ये दूसरे जाति का भी हो सकता है। ठीक है। जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो उसे परागण, पर परागण कहते हैं। पर परागण किसे कहते हैं, जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। मतलब क्या, कि अगर समान जाति पर कार्य करेगा तभी भी वो पर परागण कहलाएगा। अगर दूसरे जाति पर और उसके मध्य में दोनों अगर उपस्थित है तभी भी क्या कहलाएगा, पर परागण ही कहते हैं। इस पर परागण में दोनों पुष्प अलग अलग पादपों के लगे रहते हैं। मतलब कौन कौन, अलग अलग पादप, मतलब क्या, अलग अलग जात के भी हो सकते हैं। यह एक पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी कोई भी हो सकता है। ये देखिए, इसमें निश्चित नहीं है कि एक लिंगी हो सकता है या द्विलिंगी। मतलब उन्होंने से एक लिंगी भी हो सकता है या तो द्विलिंगी भी हो सकता है। एक लिंगी पुष्पों में केवल पर परागण की क्रिया संभव होती। जो एक लिंगी होगा उनमें कौन सी क्रिया संभव होगी, पर परागण की क्रिया संभव होगी। ठीक है। पर परागण की विधियां क्या क्या होती है, परागकणों की एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया दो साधनों की आवश्यकता होती है, जिसे जैविक और अजैविक साधन कहते हैं। देखिए, जो इनकी विधियां होती है दो प्रकार की होती है। कौन कौन, मतलब दो साधनों की आवश्यकता होती है। कौन कौन होती है, जैविक और अजैविक संसाधन का आवश्यकता होती है। अगर ये दोनों नहीं होगा तो यह कभी कार्य नहीं कर सकता है। जैविक साधन में जैसे कीट, चिड़िया, हाथी, मनुष्य, और अजैविक में आ जाएगा जल, वायु आ जाएगा। पर परागण की क्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है इसके बारे में जान लेते हैं। वायु पर परागण, जंतु परागण और जल परागण। ये तीनों विधियों पर डिपेंड करता है। किस पर, वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण। ये ही तीनों विधियां हमारे किस पर डिपेंड करता है, पर परागण की विधियां पर डिपेंड करता है।